May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, ma'am. बेटे Thank you, sir. तो गुड मॉर्निंग बोलते थोड़ा सा वो पूरी करना चाहिए हमें। ठीक है, आपने 12th आर्ट से करी है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ड्राइंग, और फिर ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। तो पिछले में आपके 131 रैंक आई है, जी तो सर। क्या मिलेगा आपको? सर अभी तो पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, तो आरटीएस मिलने तक किस आरटीएस मिल सकता है। आरटीएस तो बढ़िया है, आरटीएस तहसीलदार कहलाएंगे आप। ठीक है, इतिहास। इतिहास को, ये जो पुनर्लेखन की बात चल रही है, इतिहास को फिर से लिखा जाएगा। क्या इतिहास को दोबारा लिखा जा सकता है? सर संस्थागत स्तर पर जो इतिहास में कमियां रह थोड़ा सा गई वॉल्यूम है, बढ़ा दो। हाँ, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इतिहास का पुनर्लेखन किया जा सकता है। प्रमुख इतिहासकारों के नाम बताएं जिन्होंने लिखा राजस्थान का इतिहास। जैसे सर हीरा हीरा शंकर ओझा सर जी हैं, और सॉरी सर अभी इतना ही। आपको सबसे अच्छी ऐतिहासिक ये जो घटनाएं कौन सी लगती हैं? इतिहास की 2-3 घटनाएं नाम बताओ, ये अच्छी लगती हैं। जी सर इतिहास में जैसे महिलाओं के अगर नज़रिए से देखा जाए तो हाडी रानी की जो कहानी की घटना है सर, ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। और इसके अतिरिक्त हल्दी घाटी का युद्ध, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के बारे में बताइए। सर गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को आयोजित हुआ था, और इसके अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में जो ईयू के आयोग के अध्यक्ष और जो परिषद हैं उनके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मैम और एंटोनियो कोस्टा जी को इसमें आमंत्रित किया गया था। इस दिन राष्ट्रपति महोदया ने जो है ध्वज फहराया था, और इस दिन की जो मुख्य थीम थी वो आत्मनिर्भर भारत रखी गई थी। ठीक है, झंडा जो इसमें ये जो फहराते हैं, उसका ये 2 तरीके होते हैं, 15 अगस्त और जी 26 जनवरी, उसमें क्या क्या अंतर है दोनों? सर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में झंडा नीचे की ओर रहता है, और उस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है और उसे ऊपर की ओर पोल पर ले जाया जाता झंडा है। आरोहण कहते हैं ना, आरोहण। जी सर। हाँ, तो कुछ बात और इस दिन गणतंत्र दिवस पर झंडे को खोल करके, और ये पहले से पोल पर होता है और इसे केवल खोलकर फहराया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 ये जो महिला अधिकारी थी जो उसमें प्रेस से मुखातिब होती थी, उनके नाम बताएं। सोफिया कुरैशी मैम और विंग कमांडर व्योमिका मैम। तो इनको आगे क्यों रखा प्रेस के? क्या दिखाना चाहता है भारत दुनिया को? भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि भारत में जो महिला सशक्तिकरण है उसकी दिशा में भी काफ़ी आगे हैं, और इसके साथ ही जो धार्मिक रूप से भी भारत जो है धर्म पंथ निरपेक्षता का परिचय भी देना चाहता गुड। है। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपकी वीकनेस है। जी सर। तो महिलाएं तो उसमें ये जो है आप लड़ाकू विमान तक उड़ा रही है, इसमें कौन सी बड़ी विद्या है? तो आप 2 वीक में सिखाते हैं, ड्राइविंग सीख लेती है आप। नहीं, सर अभी वर्तमान में प्रयास कर 2 वीक लगते हैं, तो सीख लेना, क्या बड़ी बात है ना। ठीक है, ये आप स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं सरकार के, जो सुधार की? राजस्थान सरकार की मुख्य योजना आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, और इसके अतिरिक्त मातृत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व जो वंदना योजना है, इसके अलावा जो निःशुल्क दवा और जांच योजना है, और आरजीएचएस जैसी प्रमुख योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, बालिका बचाओ के लिए क्या क्या है सरकार ने? राजस्थान सरकार में बालिका सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें लाडू प्रोत्साहन योजना एक मुख्य योजना है। इसके अतिरिक्त बालिका सुरक्षा के तहत जो कालीबाई भील उड़ान योजना, और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जो नंबर है 181 आदि, और सखी केंद्र जैसे प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए?
के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा विकसित राजस्थान @2030 जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान को आईटी हब बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के लिए नई जो नीतियां लागू की जा रही है, जैसे कि AIML पॉलिसी 2026 है, युवा नीति 2026 है। एआई से क्या-क्या नुकसान है हो सकते हैं? एआई से मुख्य रूप से डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और निजता से संबंधित जो खतरे हैं वो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। डिजिटल डिवाइड और इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर देखा जाए तो तकनीकी आधिपत्य जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। आपके पास इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र तीनों विषय हैं। ऐसे कौन से विचारक हैं जो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं और समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं? तीनों में उनका एक अच्छा योगदान रहा है। सॉरी मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। कोई एक थिंकर जो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में बहुत प्रोमिनेंटली पढ़ा जाता है? कार्ल मार्क्स का नाम सुना आपने? दोनों में पढ़ा जाता है जी है ना? चलिए मुझे बताइए, कार्ल मार्क्स का कौन सा ऐसा विचार है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है? उनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई थी, जिसकी कार्ल मार्क्स ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी, जो साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो श्रमिकों और जो श्रमिक तबके के अधिकारों की जो बात की थी, वो एक प्रासंगिक बात है। ठीक है, कोई और संघर्ष, कोई ऐसा विचार उनका? उनकी मुख्य विचारधारा के बारे में बताइए, क्या बताना चाहते थे वो? उनके द्वारा समाज में क्रांति की बात की गई थी कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, और जिसके माध्यम से वो साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि वे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को जो है श्रमिकों के लिए शोषणकारी मानते थे, और इसीलिए वे समाज में चाहते थे कि संसाधनों का संकेंद्रण रुके, और जो है इसमें सभी गरीब तबके को भी इसमें शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उनका एक सिद्धांत जो द्वंदात्मक भौतिकवाद से संबंधित है, क्या है ये सिद्धांत? मैम, इस सिद्धांत के माध्यम से वो बताते हैं कि किसी भी वस्तु का एक वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 पहलू होते हैं। प्रत्येक वाद के पीछे कुछ ना कुछ विरोध उठते हैं, जो कि प्रतिवाद बन जाते हैं, और उन दोनों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप संवाद के रूप में एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है। क्या आपको नहीं लगता कि उनका यह कॉन्सेप्ट प्रशासन में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है? जी मैम, जैसे बहुत सी प्रशासनिक नीतियों में, विभिन्न योजनाओं में बहुत सी कमियां रहती हैं, जिनको दूर करने के लिए बहुत से विरोध जैसे विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं, और उनके परिणाम स्वरूप सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि उनमें जो है सुधार किए जा सके और विकास को और अधिक गति दी जा सके। चलिए ठीक है। अब जैसा कि आप राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों की ही विद्यार्थी हैं, मुझे ये बताइए कि अभी जो यूजीसी का जो मुद्दा चल रहा है, तो एक निर्णय जो एक स्तर पर किया गया है, यानी राजनीति का समाज पर कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए कि ये विवाद क्या है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यूजीसी के वर्तमान में उनके द्वारा जो है नए नियम लागू किए गए थे उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य था कि इनमें शैक्षिक स्तर पर समता स्थापित की जाए, जिसमें लेकिन इसके तहत उन्होंने SC ST के साथ ही OBC वर्ग को भी इसमें शामिल किया, जिसमें उनको भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जिसका विरोध विशेष रूप से जनरल कैटेगरी के वर्गों के द्वारा, इस वर्ग के द्वारा किया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि इसमें सामाजिक तौर पर विरोध उठा कि इन सभी वर्गों को यदि संरक्षण दिया जाएगा तो जो जनरल क्लास के लोग हैं उन्हें इससे वंचित होना पड़ेगा, और इसके पीछे कोई मुख्य कारण भी नहीं है,
और दूसरा ये भी कि इसको जो है पहले केवल सलाहात्मक रूप से ही लागू किया गया था, जबकि अब जो है इसे बाध्यकारी बनाया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से राज्य जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्वायत्तता भी प्रभावित होती दिख रही है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके संबंध में कुछ वर्डिक्ट आया था? सॉरी मैम। ओके, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, राजस्थान में बजट प्रस्तुत होने वाला है, आपके इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही होगा। जी मैम। क्या अपेक्षाएं रखती हैं आप एक राजस्थान की महिला होने के नाते बजट से? महिला होने के नाते मुझे आशा है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं, उनके लिए विशेष पर्याप्त फंड आवंटन किया जाएगा, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है और इसके अतिरिक्त क्या लाडो प्रोत्साहन योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित? जी मैम, इसमें महिलाओं को जन्म से लेकर के और 21 वर्ष की आयु तक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है, जो महिलाओं को न केवल सशक्त करेगी, बल्कि कन्या जन्म को भी बढ़ावा देगी और इसके साथ ही उनकी शिक्षा और समग्र जो विकास है महिलाओं के, उसके लिए। तो यानी आप ये चाह रही हैं कि इस लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में बजट में इसकी राशि बढ़ाई जाए? अ, अभी तक जो इसमें 1 लाख रुपए की जो प्रावधान है, उसमें इस प्रकार से इसमें फंड एलोकेशन हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इसकी पहुँच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, और कोई अपेक्षा? इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालयों की कमी है, उसको दूर करने के लिए फंड एलोकेट करना और इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो है उनके लिए जो है शिक्षा में फंड की ज़रूरत। ठीक, थैंक यू। आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा हुआ है। जी सर। अपन थोड़ी राजस्थान की बात कर लेते हैं। जी सर। राजस्थान में हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। जी सर। क्यों पुरुष प्रधान समाज बना? पुरुषों की स्थिति क्या है एक परिवार में और महिलाओं की स्थिति उसके विपरीत क्या? समाज में पुरुषों को विशेष रूप से परिवार में देखा जाए तो एक निर्णयकर्ता की भूमिका में रखा जाता है और सभी मुख्य फैसले जो हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। महिलाओं को जो है इसमें कमतर समझा जाता है और इस वजह से जो है पुरुषत्वात्मक समाज है। अच्छा, महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे समाजों में? हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से महिलाओं की स्थिति अभी कमतर है, लेकिन वर्तमान में लगातार प्रयास हो रहे हैं जिसके माध्यम से काफी स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर करने का एक कारण है, वो मुख्य कारणों में से एक घूंघट प्रथा का होना। जी सर। इसके क्या दुष्परिणाम है घूंघट प्रथा से? घूंघट प्रथा जो है, एक तो ये महिलाओं को उनके व्यक्तित्व विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अगर परिवार में घूंघट प्रथा में रहती है तो उन्हें विभिन्न मामलों में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ जो है ये उनके विचारों को दबाने का भी एक तरीका है परिवार में देखा जाए तो। और इसके अलावा जो है उनके व्यक्तित्व में यदि वे कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो इन सब में जो है एक नकारात्मक भूमिका है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बालिकाओं के लिए कुछ सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह को भी देके गाइडलाइंस जारी करी है। क्या क्यों जारी करनी पड़ी और क्या कहती है वो? उस गाइडलाइन के तहत अनुच्छेद 21 में मासिक धर्म स्वास्थ्य को जो है एक अधिकार के रूप में शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, जिसका मुख्य जो कारण था वो ये कि वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से जो सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालयों में महिलाओं के लिए जो है पृथक शौचालय, लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की कमी होना और जो मासिक धर्म से जुड़ी जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उनकी कमी इसका मुख्य कारण है, जो कि महिलाओं को शिक्षा से दूर करती है और साथ ही साथ जो उनके स्वास्थ्य हैं उनके लिए भी सुरक्षात्मक नहीं है। अगर कोई पालन नहीं करेगा तो क्या होगा इन गाइडलाइंस का? इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 3 माह का समय दिया गया है कि इसके अंतर्गत सभी जो विद्यालय हैं
उनमें इन गाइडलाइंस को जारी किया जाएगा और यदि वो ऐसा करने की पालन नहीं करते हैं नहीं तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अभी एक स्कूल में जयपुर में एक हादसा हुआ था, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्ची ने जी सर। आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद में उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। क्या है था इशू, क्या था वो? सर उसमें मुख्य जो इशू है उसमें ये सामने आया कि वह जो बच्ची थी वो वो बुलिंग की शिकार थी। उसे कक्षा में जो है बच्चों के द्वारा चिढ़ाया वगैरह जाता था। तो अभी तक तो यही सामने आई है और इसमें फिर जो है उसकी मान्यता भी रद्द की गई। लेकिन जो अन्य विद्यार्थियों के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि उससे उन विद्यार्थियों का फ्यूचर खराब हो सकता है, तो मान्यता रद्द न की जाए। अच्छा ये बताइए, अभी जो भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया, इससे राजस्थान को क्या फायदा मिलेगा? इससे जो है निर्यात को बढ़ावा मिलेगा मुख्य रूप से। जैसे राजस्थान से जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों की जो डिमांड है वो यूरोपियंस बाजार में बढ़ेगी, तो यहाँ के निर्यातकों को काफ़ी फायदा होगा। नए नए उद्योग भी जनरेट होंगे जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो ईयू में कितने देश शामिल है? सर जहाँ तक मुझे याद है 27 देश ईयू में शामिल हैं। ईयू के जो प्रेसिडेंट हैं डिकोस्टा, उन्होंने अभी जब भारत आए थे तो उन्होंने एक कार्ड लहरा के दिखाया था, वो क्या था? सर हम अनुमान लगा सकते हाँ लगाई, बताइए। सर उन्होंने अपने भारतीय नागरिकता जो उनके पास भारतीय मूल का होने की जो ओसीआई कार्ड उन्होंने दिखाया था कि वो बेसिकली भारतीय मूल के हैं, जी जो सर। अभी पुर्तगाल में सेटल हो गए है ना। ये बताइए, अभी एक और बात पूछता हूँ, ये बजट रखा जा रहा है आज पार्लियामेंट में, ऐसे राजस्थान का भी बजट आएगा। बजट क्या होता है बेसिकली? सर बजट के अंतर्गत सरकार के जो आय और प्राप्तियां और व्यय हैं उनसे संबंधित लेखा जोखा होता है, जो कि एक विशेष वित्त वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन उसमें तो 3 साल के फिगर आते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से 3 साल के फिगर होते हैं? जी सर, इसके अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष के, वर्तमान वित्त वर्ष और आगे आने वाले वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े दिए जाते हैं। आने वाले वित्त वर्ष में। चलिए, इसमें अभी इकोनॉमिक सर्वे भी रखा गया, आर्थिक सर्वेक्षण पार्लियामेंट में। जी सर। भारत के बारे में क्या विचार कहे गए हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया को लेकर? पढ़ा होगा, कमेंट्स पढ़े होंगे आपने। बच्चियों के लिए 16 साल वाला कुछ ऐसा पढ़ा, उसमें इसमें भी जिक्र किया आपकी। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। एक और सवाल, अभी जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, कब से शुरू हो रही है, क्या है, कुछ बता सकते हैं? जनगणना जी सर, जनगणना की शुरुआत 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें पहले चरण के तहत अप्रैल 2026 में जो है घरों की गणना की जाएगी और उसके पश्चात 2027 में जो है वो जनसंख्या की गणना इसमें जनसंख्या की गणना, उसमें आर्थिक आधार वगैरह सारी चीजें शामिल है। जी सर। कुछ पढ़ा है उसके बारे में, कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या पूछा जाएगा? जी नहीं। चलिए, थैंक यू सर, प्लीज। ग्राम पंचायतें कितनी होगी अभी? राजस्थान में लगभग 14,700 के आसपास ग्राम और पंचायत समितियां? सर अभी मुझे 450। और नए जिले कौन से बने हैं? सर 8 नए जिलों का निर्माण हुआ है, जिसके तहत डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामन, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर और सलूम्बर है। बढ़िया। इस बार भी आपकी अगर अच्छी रैंक नहीं आएगी तो क्या करेंगी? सर पुनः जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें पुनः एक बार प्रयास। ठीक है, आपका इंटरव्यू संपन्न हो जा सकते हैं। थैंक यू सर।